है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं जर्मनी का एकीकरण। उससे पहले हम बता दें कि अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपसे यह नम्र निवेदन है। तो आइए हम शुरू करते हैं जर्मनी का एकीकरण। दोस्तों, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जर्मनी फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित हुआ और ऐसा होना जरूरी था क्योंकि कई सारी कारणें थे जो जर्मनी के एकीकरण हेतु उसको प्रेरित कर रही थी। अन्य सभी राज्यों एवं देशों के एकीकरण का श्रेय नेपोलियन को ही दिया जाता है क्योंकि उसी ने ही सभी देशों में एकीकरण वाली राष्ट्रवादी भावना का प्रसार किया था। तो जर्मनी का एकीकरण में भी नेपोलियन का ही श्रेय था, योगदान था। इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा दबाव अगर किसी राज्य ने नेपोलियन का झेला था तो वो जर्मनी ही थी। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसा एक जर्मनी का छोटा सा क्षेत्र प्रशिया, जिसे हम आमतौर पर किताबों में प्रशा के नाम से जानेंगे, उसने पूरे जर्मनी का नेतृत्व किया और इसका एकीकरण अपने दम पर किया। जर्मनी का एकीकरण का नेतृत्व 300 खंडों में विभाजित सबसे बड़ा राज्य उसका प्रशिया, जिसे हम किताब पर आमतौर पर प्रशा पढ़ेंगे, उसी ने किया। खैर, इसके पहले की कहानी जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से पहले, ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति से पहले जो पूरा जर्मनी है 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। राज्यों का कहने का अर्थात है जैसे भारत में 28 राज्य होते हैं, उस समय भी जर्मनी में 300 छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। 300 छोटे छोटे राज्यों को फ्रांस के राजा नेपोलियन ने, जिन्हें पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट भी कहा जाता है, फ्रांस के राजा नेपोलियन ने 39 राज्यों में बांटा। 39 राज्यों में बांटा और नाम रख दिया जर्मन राइन संघ। जर्मन राइन संघ। इस जर्मन राइन संघ ने अपने पूरे कार्यकाल में नेपोलियन की बात मानी तथा नेपोलियन द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता का पूरा अच्छी तरीके से उसका कार्य किया। और इतना ही नहीं, नेपोलियन के समय में यहाँ पर विद्रोह साफ रुक गए थे क्योंकि इसकी नीतियाँ काफ़ी अच्छी थी। लेकिन 1815 के वियना सम्मेलन के बाद एवं नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद पूरा जर्मनी पुनः वियना कांग्रेस द्वारा 300 छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया जाता है। वियना कांग्रेस वही था जो 1815 में वियना सम्मेलन द्वारा उसके अध्यक्ष मेटरनिख द्वारा यथास्थितिवाद को लाया गया। जिस तरह फ्रांस को बुर्बो वंश को लौटा दिया गया, पुनः नेपोलियन के हारने के बाद जिसका नाम पूरा जर्मनी है, इसको पुनः 300 खंडों में बांट दिया गया। अब पुनः से जर्मनी 300 खंडों में बट गया। अब इस जर्मनी का एकीकरण हूबहू उसी तरह होगा जिस प्रकार इटली का एकीकरण हुआ। इटली का एकीकरण हुआ, हम देखें कि जिस प्रकार इटली के एकीकरण की शुरुआत सार्डिनिया पिडमाउंट ने की, जो वहाँ का सबसे बड़ा राज्य था, उसी तरह जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत प्रशिया अर्थात प्रशा ने शुरू की। और देखेंगे कि अंतिम में सार्डिनिया पिडमाउंट के प्रधानमंत्री काउंट काबूर ने अपना योगदान दिया। उसी तरह प्रशिया के चांसलर ऑटोमन बिस्मार्क
ओटोमन बिस्मार्क ने अपने योगदान एवं अपने कार्य कुशलता से जर्मनी के एकीकरण को पूर्ण किया। तो ले देकर बात यही है कि जर्मनी और इटली का एकीकरण साथ साथ हुआ, प्रक्रियाएं भी सेम थी और उनके एनिमीज यानी कि जिनसे उनको लड़ाई करना था वो भी सेम ही थे, जैसे फ्रांस और एक तरफ ऑस्ट्रिया। तो आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे ओटोमन बिस्मार्क फ्रांस के साथ और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करके प्रशिया के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करेगा। अब जो जर्मनी है अपने पूरे राज्यों के पूरे राज्यों को संगठित करने के लिए प्रशिया के नेतृत्व में आगे बढ़ने लगा। इसके आगे बढ़ने हेतु कई सारे कारक हैं जो प्रशिया के आगे सामने आई। पहला कारक है जालवेरिन। जालवेरिन यह एक व्यापारिक संस्था थी। इसने प्रशिया का साथ दिया। कैसे दिया? क्योंकि यह एक व्यापारिक संस्था थी। इसने उन सभी जर्मनी के 300 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल किए थे जो व्यापार हेतु संलग्न थे, और ये सभी व्यापार ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, इटालवी राज्यों से होते थे। इन 300 राज्यों का व्यापार जिन लोगों के हाथ में था उन लोगों ने अपनी संस्था बनाई थी जालवेरिन। अब चूंकि जालवेरिन जर्मनी के राज्यों से संबंधित है तो जालवेरिन खुद भी चाहता था जर्मनी का एकीकरण हो जाए, जर्मनी का एकीकरण हो जाए। दूसरा है विलियम प्रथम। विलियम प्रथम प्रशिया के नए शासक बनते हैं। प्रशिया के नए शासक बनते हैं एवं इन्होंने तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आदमी जिसका नाम है बिस्मार्क, तो विलियम प्रथम द्वारा नियुक्त किया जाता है बिस्मार्क एज अ चांसलर। क्योंकि हमारे देश में प्रधानमंत्री होता है उसी तरह जर्मनी में चांसलर होता है। तो विलियम प्रशा के राजा बनते ही वह अपना चांसलर बनाते हैं बिस्मार्क को। अब हम जानेंगे कि बिस्मार्क कैसे अपनी कूटनीति एवं राष्ट्रीयता के बल पर पूरे जर्मनी का एकीकरण करेगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें 300 लोग ऐसे हैं जो व्यापारी हैं एवं ये वही तस्वीर है जिसे जालवेरिन संस्था भी कहा गया है इस चैप्टर में। और हम देख रहे हैं कैसे ये सारे व्यापारी मिलकर राजा के सामने ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जर्मनी का एकीकरण 300 खंडों को मिला दिया जाए और पूर्ण किया जाए जर्मनी को पुनः उसके रूप में। इससे पहले हम देखेंगे कि जर्मनी एक राजा है शार्लमा। 600 ईस्वी, एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है, 600 या 800 भी हो सकता है। शार्लमा के नेतृत्व में जर्मनी प्राचीन काल में, अपने मध्यकाल में बहुत ही फेमस था और जर्मनी उस समय 300 खंड में नहीं था बल्कि एक राष्ट्र के रूप में था, राष्ट्र के रूप में था। और उस समय जर्मनी को जर्मानिया कहा जाता था। तो 300 खंडों को जोड़ने के लिए, अपनी पुरानी संस्कृति को वापस लाने के लिए जालवेरिन के लोग प्रशा के नेतृत्व में गुहार लगाते हैं कि पुनः जर्मनी का एकीकरण किया जाए। पॉज करी ना वीडियो। तो ये थी अब तक की कहानी कि कैसे जर्मनी का एकीकरण हेतु कई कारण आए और उन कारणों के निवारण हेतु प्रशिया ने कई सारे नेतृत्व किए और कई जगहों पर लड़ाइयाँ भी लड़ने का प्रयास किया।
लेकिन अब जो सबसे मेन पॉइंट पढ़ना है हमको वो है बिस्मार्क का उदय। अभी हमने जाना कि जो प्रशा के शासक हैं, प्रशा के शासक विलियम प्रथम, विलियम प्रथम, विलियम प्रथम जर्मनी के एकीकरण हेतु एक आदमी को नियुक्त करते हैं जिसका नाम है बिस्मार्क। इसको बिस्मार्क भी कह सकते हैं। बिस्मार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है जर्मनी के एकीकरण के लिए, क्योंकि इनकी तुलना हम भारत के क्या बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस, भारत के सुभाष चंद्र बोस, इनकी तुलना हम उनसे कर सकते हैं कि हमने देखा था कैसे 1939 से लेकर 1945 तक सभी तरह के प्रयास करने किए थे सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक उसी प्रकार जर्मनी के एकीकरण में हर वो प्रयास जो मुमकिन हो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क करते हैं। हम देखेंगे बिस्मार्क के जीवन परिचय, उन्होंने किस तरह आगे अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए एक बहुत ही अच्छा पद जिसे जर्मनी में चांसलर कहा गया उसको धारण किया, कौन कौन सी उपलब्धियां उन्होंने ग्रहण की। तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। ऑटो एडवर्ड लियोपोल्ड बिस्मार्क का जन्म, इनका पूरा नाम क्या है? ऑटो एडवर्ड लियोपोल्ड बिस्मार्क का जन्म 1815 ईस्वी में ब्रेंडनबर्ग के एक कुलीन परिवार में हुआ था। कुलीन यानी कि आप मिडिल कर सकते हैं, न ज़्यादा गरीब न ज़्यादा अमीर, एक कुलीन परिवार में हुआ था। बिस्मार्क की शिक्षा बर्लिन में हुई थी। तो देखिए बर्लिन जो क्षेत्र है वह राजधानी है, वर्तमान में जर्मनी की राजधानी है कौन? बर्लिन। तो उनकी शिक्षा कहाँ हुई है? बर्लिन में हुई थी। 1847 में ही वह प्रशा की प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुना गया। वह जर्मन राज्यों की संसद में प्रशा का प्रतिनिधित्व करता था। वह नवीन विचारों को प्रबल विरोधी था। 1859 ईस्वी में वह रूस में जर्मनी के राजदूत के रूप में नियुक्त हुआ। 1862 ईस्वी में वह पेरिस का राजदूत बनकर भेजा गया। इन पदों पर रहकर वह अनेक लोगों के संपर्क में आया। उसे यूरोप की राजनीतिक स्थिति को भी समझने का अवसर मिला। 1862 ईस्वी में प्रशा के शासक विलियम प्रथम ने उसे देश का चांसलर प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। यानी कि उसके बढ़ रही ज्ञान, यूरोप की बढ़ रही विदेश नीतियों को वह दूसरे देशों में जा जाकर वह जान चुका था। और इस नीतियों को जानने के बाद विलियम प्रथम भी समझ गए थे कि चांसलर के पद के लिए कौन व्यक्ति महत्वपूर्ण है, और उन्होंने 1862 में उसको चांसलर बना दिया। बिस्मार्क चांसलर बनते ही जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, उनकी सबसे फेवरेट नीति कह सकते हैं, रक्त एवं लौह की नीति। रक्त एवं लौह की नीति अर्थात इस नीति का अर्थ हर कोई नहीं बताता है। रक्त एवं लौह की नीति का अर्थ होता है कि अपने देश के लिए ना लोहा, लौह का मतलब लोहा, रक्त का मतलब खून, लोहा से टकराना हो चाहे देश के लिए खून बहाना हो, वो सारे कुछ कर गुजरना रक्त एवं लौह की नीति कहलाती है। लोहा से टकराना अर्थात दुश्मन कितना हो बलशाली हो उसे लड़ जाना, लोहा से टकराना होता है। अब देखिए बिस्मार्क रक्त और लौह की नीति का अवलंबन का समर्थक था। उसकी अभिरुचि लोकतंत्र और संसदीय पद्धति में नहीं थी। वह सेना और राजनीति के कार्य में विशेष रुचि रखता था। इन्हीं पर वह आश्रित, वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता था। वह प्रशा के सैनिक मजबूत कर यूरोप की राजनीति में उसके वर्चस्व को कायम करना चाहता था। तो जैसे ही प्रधानमंत्री बनता है बिस्मार्क 1862 में, पहला काम क्या करता है? रक्त एवं लौह की नीति, रक्त एवं लौह की नीति। चूंकि यह सेना में बहुत दिलचस्पी रखता है तो दूसरा काम अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर देता है। अनिवार्य सैन्य सेवा, इन दोनों के लागू होते ही पूरा जर्मनी, पूरा प्रशिया सशक्त हो जाता है। सशक्त का अर्थ होता है एक तरह से मजबूत स्थिति में आ जाता है।
मजबूत स्थिति में आने के बाद वह सेना और शस्त्र द्वारा देश की समस्याओं को सुलझाना चाहता था। वह असंवैधानिक कार्य करने से भी नहीं हिचकता था। अर्थात देश को जल्दी ही अच्छे रास्ते पर लाने के लिए, देश की समस्याओं का निदान के लिए वह किसी भी अवैधानिक यानी कि जो नियम नहीं है उस पर भी काम करने के लिए वो राजी हो जाता है। जो गलत है उनको भी सही करने के वो राजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो देश की समस्याओं को सुलझाना चाहता है। इसके बाद बिस्मार्क जो है 1862 में जैसे ही चांसलर बनता है, पहला काम रक्त एवं लौह की नीति अवलंबन किया, दूसरा राज्य में अनिवार्य सैन्य सेवा, और तीसरा अवैधानिक कार्य करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि देश के लिए जो सही है वो होगा, भले ही दूसरों की नज़र में वो गलत हो। अब सबसे महत्वपूर्ण होता है, स्टार्ट होती है प्रशा के नेतृत्वकर्ता, अब चांसलर बिस्मार्क के हाथ नेतृत्व चला गया। नेतृत्व होने के बाद सबसे पहले वह डेनमार्क के साथ युद्ध करता है, और डेनमार्क के बाद उसको 2 राज्य मिलते हैं, सेल्सविग, होल्स्टीन। डेनमार्क सबसे पहले डेनमार्क से युद्ध, सबसे पहला काम डेनमार्क से युद्ध, सेल्सविग और होल्स्टीन 2 राज्य मिलते हैं। उसके बाद 1866 में सोडोवा का युद्ध। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराया जाता है, ऑस्ट्रिया को हराया जाता है। चूंकि जर्मनी और इटली के 2 ही दुश्मन थे, एक पे आता था ऑस्ट्रिया और दूसरे पे आता है फ्रांस, तो एकीकरण करना है तो दोनों को तो हराना ही है, तो या आप पहले इसको हराइए या इसको हराइए। अब देखिए डेनमार्क के जो युद्ध हुआ था उसमें ऑस्ट्रिया भी कूद पड़ा था, और प्रशा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और प्रशा पूरी तरीके से गुस्सा में आ गया, जिस कारण से अगला निशाना उन्होंने ऑस्ट्रिया को चुन लिया। दूसरा, ये जो सेल्सविग और होल्स्टीन है, इन राज्यों को लेने के लिए प्रशा और डेनमार्क, प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच संधि हुई, जिसे गैस्टीन की संधि कहा जाता है, गैस्टीन की संधि। तो पहला काम डेनमार्क से युद्ध, गैस्टीन की संधि द्वारा सेल्सविग और होल्स्टीन को मिला लिया। अगला काम 1866 में ऑस्ट्रिया को पराजित किया, और इसी समय 1866 में प्रशा ने फ्रांस से युद्ध तटस्थता की संधि कराई थी, युद्ध तटस्थता की संधि। 1866 में प्रशा ने फ्रांस से, या तो कि 1866 में प्रशा ने फ्रांस से युद्ध तटस्थता की संधि कराई थी, और फ्रांस ने मान लिया था कि जाओ प्रशा तुम ऑस्ट्रिया से युद्ध करो, हम बीच में नहीं देंगे, यानी कि बीच में हम नहीं कुछ बोलेंगे। अब फ्रांस अलग हो गया, अब बच गया प्रशा और ऑस्ट्रिया, इन दोनों के बीच युद्ध होना है। अब युद्ध में डेनमार्क पहले ही ना बोल दिया है, वो तो अलग हो गया है, अब अकेले बच गया ऑस्ट्रिया। और चूंकि इस प्रशा के पास जालबेरिन का सपोर्ट है, पैसा का सपोर्ट है, दूसरा प्रशा के पास सबसे खतरनाक आदमी है जिसका नाम है बिस्मार्क, ये पहले ही रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन कर चुका है। अब इतना खतरनाक आदमी प्लस में आर्थिक सपोर्ट, इसके सामने फीका पड़ गया ऑस्ट्रिया। और चूंकि मेटरनिख युग खत्म हो चुका था 1848 में, अब न प्रबल शासक रहा ऑस्ट्रिया के पास, न मजबूत सैन्य शक्ति रही, और न ही पैसा रहा। अब इतना सब नहीं होने के कारण बिस्मार्क ने जब 1866 में ऑस्ट्रिया से युद्ध की घोषणा की, उसको सोडोवा का युद्ध कहा गया, और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हो गया। अब ऑस्ट्रिया के पराजित होने के बाद ऑस्ट्रिया का तो खेल खत्म, अब दुश्मन बच गया एक फ्रांस। अब देखेंगे कि कैसे। तो पहला काम हम लोग देखा डेनमार्क से युद्ध, और दूसरा काम ऑस्ट्रिया को पराजित किया, और तीसरा काम देखेंगे बच गया लास्ट दुश्मन फ्रांस। अब जो फ्रांस है इससे युद्ध तटस्थता की संधि करके ऑस्ट्रिया को तो जीत लिया प्रशा ने। अब अभी जर्मनी का मान लीजिए जो मैप है, यहाँ पर प्रशिया आता है, अभी इधर जो पार्ट था वो फ्रांस के कब्जे में था, और इधर से फ्रांस के अल्सास लॉरेन का क्षेत्र शुरू हो रहा था, इधर वाला अल्सास लॉरेन से सटा हुआ था, और ये सभी क्षेत्र जर्मनी के फ्रांस के कब्जे में था।
अब देखिए, अब सिर्फ ऑस्ट्रिया को पराजित करने से जर्मनी का एकीकरण तो पूरा होगा नहीं। अब प्रसा क्या करता है, इस बार निशाना बनाता है फ्रांस को। कब? 1870 में। यह लड़ाई सेडोन का युद्ध कहलाती है, कहीं कहीं इसे सीडान भी लिख दिया जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सेडोन का युद्ध होता है 1870 में। अब इस युद्ध में फ्रांस के जो शासक थे, जानना जरूरी है, फ्रांस के शासक थे नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय, क्योंकि लुई फिलिप ने गद्दी छोड़ी थी तो लुई नेपोलियन बना था। अब लुई नेपोलियनों का शासन चालू हो गया था, इस समय थे नेपोलियन तृतीय। और और इधर जर्मनी की ओर से थे विलियम प्रथम। और चांसलर थे बिस्मार्क। अब देखिए, शासक पूछ देगा 1870 में किन किन शासकों के बीच, तो नेपोलियन तृतीय और विलियम प्रथम। नेपोलियन तृतीय कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। विलियम प्रथम कहाँ के राजा थे? तो जर्मनी के थे, अर्थात हम प्रसा कह सकते हैं। अभी जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ है तो प्रसा ही मानेंगे। विलियम प्रथम फ्रांस के। और सेनापति, चांसलर या प्रधानमंत्री कौन थे? प्रसा के बिस्मार्क। अब 1870 में युद्ध हो जाता है फ्रांस से। फ्रांस उस समय निरंकुश शासक था। फ्रांस का शासक कैसा था? निरंकुश। वो अच्छे से राज्य व्यवस्था नहीं संभाल पाया, और परिणामतः जब प्रशिया ने फ्रांस पर अटैक किया, युद्ध की घोषणा हुई, तो कुछ ही दिनों में फ्रांस पूरी तरीके से युद्ध हार गया। अब यहाँ पर जर्मनी ने अपने सारे दुश्मनों को डिफीट कर दिया। पहले डेनमार्क को, दूसरा ऑस्ट्रिया को और तीसरा फ्रांस को। अब चूंकि जो फ्रांस के कब्जे में छोटा सा क्षेत्र था प्रशा का, उसको मिला लिया गया। 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। फ्रैंकफर्ट की संधि किनके बीच हुई? तो अब जर्मनी का निर्माण हो चुका है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच हुई। कब हुई? 10 मई 1871 को। इस संधि के होने के बाद ही जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया। इसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जो जर्मनी में कुछ और साबित करती है उसकी विशेषता को। तो हमने देखा कि पहले डेनमार्क, दूसरा ऑस्ट्रिया और तीसरा फ्रांस, तीनों से लड़ाइयाँ लड़ने के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया। अब थोड़ा अंत में देखते हैं क्या हुआ था। एकीकरण पूर्ण होने के बाद सीडान युद्ध, जिसे हम लोग सेडोन भी कह सकते हैं, के बाद दक्षिणी जर्मनी के 4 राज्यों बेवेरिया, बदेन, गुटर्नबर्ग और हेंस को जर्मन संघ में शामिल कर उसे एक नया नाम दिया गया। प्रसा का राजा जर्मनी का शासक घोषित किया गया। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। 18 जनवरी 1871 में विलियम प्रथम का राज्याभिषेक जर्मनी के सम्राट के रूप में हुआ। इस असंभव से लगने वाले कार्य को पूर्ण करने का श्रेय बिस्मार्क, जो वहाँ के चांसलर हैं, उनको दिया जाता है। तो हमने देखा कि कैसे 300 खंडों में बटे हुए एक ऐसे देश जिनमें किसी भी देश से लड़ने की क्षमता नहीं थी, उनको उनके देश हेतु एक भावना प्रेरित करती है, राष्ट्रवाद, और असंभव से लगने वाले कार्य को इसी राष्ट्रवाद ने पूरा कर दिया।